हेलो जी। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे Q4 FY25 रिजल्ट सीजन की। अब इस वाले रिजल्ट सीजन में हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम जैसे देखने जाएं, हम बात करने वाले हैं जैन टू मार्च वाले सीजन की। तो यहाँ पर हमें जो यूएस ने टैरिफ इंप्लीमेंट करे थे उनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देख लो, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, यहाँ पर तो अभी वो नंबर्स इफेक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे नहीं। बट हमें फिर भी एनालिसिस तो करना ही करना पड़ेगा कि भाई अगर यूएस ने टैरिफ्स को इंप्लीमेंट कर दिया तो हम जो कंपनी स्टडी कर रहे हैं उसका कितना परसेंट ऑफ द रेवेन्यू वुड बी इंपैक्टेड, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आएगा, कितना वो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, कितना डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, कितना इनडायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। अभी इनडायरेक्ट इंपैक्ट से हम क्या इंप्लाई करना चाह रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी कहीं ऐसी एक दूसरी कंपनी को तो अपना माल नहीं बेच रही जो जाके यूएस में बेच रहा हो और एंड ऑफ द डे हमारी कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए। अब इसको छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है हमारा टाटा मोटर, और टाटा मोटर गाड़ी बना के बेच रहा है यूएस को, और उसका 100% ऑफ द सेल आ रहा है यूएसए से। उसके बाद एक और कंपनी है ल्यूमेक्स इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान में बैठ के ही गाड़ी की लाइट बना रहा है। तो अगर हम देखने जाएं, टाटा मोटर को तो हो गया डायरेक्ट इंपैक्ट कि भाई यूएस ने कर दिया टैरिफ का इंप्लीमेंटेशन, तो टाटा मोटर की गाड़ी यूएस में हो गई महंगी और आउट ऑफ कंपटीशन चली गई। तो इसकी वजह से वो जो पहले हर महीने 100 गाड़ी बेच पा रहे थे यूएस में, अब वो घट के रह गई, सपोज 60 या 70 रह गई, 30% रिडक्शन इन सेल्स आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा ल्यूमेक्स इंडस्ट्री था, जो जो 1% भी सेल अपना यूएस में नहीं करता था, उसको भी इंपैक्ट हुआ क्योंकि टाटा मोटर ने उसको ऑर्डर देना कम कर दिया। तो आइडियली तो यूएक्स इंडस्ट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, उसका तो कोई एक्सपोर्ट डिवीजन है ही नहीं। बट वो जिस कस्टमर को केटर कर रहा था, वो जाके अपना सेल यूएस से ला रहा था, तो उसका सेल इंपैक्ट हुआ, इसलिए हमारी कंपनी का भी सेल इंपैक्ट हो गया। दैट इज इनडायरेक्ट रेफरेंस आपका यूएस टैरिफ का। तो हमें सेकेंड लेवल पे जाके भी चीजों को समझना पड़ेगा। ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अभी हमें 2-3 दिन पहले पता चला कि भाई एक्सेप्ट फॉर चाइना बाकी सारी कंट्रीज के लिए टैरिफ हटा दिए गए हैं फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, या हटा दिए गए हैं या पॉज कर दिए गए हैं फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। तो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है, दिस इज जस्ट डेफरिंग द प्रॉब्लम। जिसके ऊपर मैंने आज एक ट्वीट भी लिखा था कि भाई अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो यू आर जस्ट डेफरिंग द प्रॉब्लम। डेफरिंग अ प्रॉब्लम इज नॉट इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। अगर हम देखें आज ये वही स्थिति बन रही है जैसे हम पुराने युद्ध में देखा करते थे कि भाई महाभारत के युद्ध में सूर्यास्त के बाद कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कोई भी मार काट नहीं मचती थी, आप आराम करते थे। मगर आपको ये भी पता होता था कि जैसे ही अगले दिन का सूरज उगेगा आपके गले पे तलवार फिर लटकी हुई मिलेगी। तो ये वही वाली स्थिति है कि आपको आज तो पता है कि अब ये अगले 90 दिन तक तो आप जिंदा रह जाओगे, बट आपके 91वें दिन पे 91st डे पे आपके गर्दन पे फिर तलवार लटकी हुई होगी। तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं है, सिर्फ हमने उसको आगे टाइम डिफर किया। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। उसके ऊपर से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से डिफर भी नहीं हुआ है क्योंकि चाइना के ऊपर तो अभी भी टैरिफ लगा हुआ है। अब देखो, अगर चाइना में कोई एक कंपनी है, सपोज कपड़े बनाने वाला कंपनी है, तो कपड़े बनाने वाले कंपनी के ऊपर अभी भी टैरिफ लग ही रहा है ना। वो तो 140%, 145% के आसपास से उसका प्रोडक्ट अमेरिका में जाके महंगा हो ही गया है। तो उसको ये तो समझ में आ गया कि यार अब अमेरिका में मेरी दाल गलेगी नहीं, तो ऐसा तो वो कर नहीं सकता कि अपना पूरे के पूरे फैक्ट्री को बंद कर दे, सारे के सारे प्रोडक्शन को बंद कर दे, कंपनी बैंकरप्ट घोषित कर दे या कंपनी को क्लोज कर दे, सारे एम्प्लॉय को फायर कर दे। ये तो पॉसिबल नहीं है। उसको प्रोडक्शन तो चालू रखना ही पड़ेगा। वो कपड़ा तो बनाएगा ही बनाएगा, वो टी शर्ट तो बनाएगा ही बनाएगा। अब वो टी शर्ट अगर बनी तो कहीं ना कहीं जाके तो बेचेगा ही ना। अब वो नई ज्योग्राफी में भी बेच सकता है, किसी नई कंट्री में भी बेच सकता है। सपोज उसका 15 कंट्री का नेटवर्क था जिसमें यूएस सबसे डोमिनेंट कंट्री थी जहां पर वो सबसे ज्यादा माल बेचता था, तो अब वो यूएस से शिफ्ट करेगा, वो यूरोप में जाके बेचेगा, वो इंडिया में जाके बेचेगा, वो कहीं ना कहीं तो बेचेगा। तो उस कंट्री में वो उस कंट्री की दूसरी ब्रांड्स के लिए कंपटीशन बढ़ाएगा कि भाई पहली उस कंट्री में 5 ब्रांड के साथ उनको कम्पीट करना पड़ता था, अब एक छठा चाइनीज ब्रांड भी आ गया जो सस्ते में माल निकालने की कोशिश कर रहा है। तो एंड ऑफ द डे इंपैक्ट अभी आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई अगर हम कह दें कि भाई 90 डे के लिए तो सब कुछ पॉज हो गया है, अब हमारी कंपनियों पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट तो है ही है, बट वो है कि थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा हमें कुशन मिल गया कि भाई हमारे पे डायरेक्ट इंपैक्ट होने की बजाय हमें चाइना के थ्रू इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस चीज का भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए इस सारी कहानी के साथ शुरुआत कर लेते हैं हमारी कंपनियों के साथ। अगर हम देखने जाए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के बारे में, टीसीएस के बारे में। अगर हम मार्केट कैप देखने जाएं तो 11,70,000 करोड़ रुपीज के आसपास इनका मार्केट कैप है। और अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात करने जाएं तो कुछ खास ग्रोथ है ही नहीं इस कंपनी का। 5.3% के आसपास का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और उसको भी अगर हम कांस्टेंट करेंसी में कन्वर्ट कर दें तो सिर्फ 2.5% के आसपास का ग्रोथ है।
अब ये कांस्टेंट करेंसी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो, टीसीएस हमारा है और एक एक और यूएस का कंपनी ले लेते हैं, अमेजोन ले लेते हैं। तो अमेजोन ने टीसीएस को 11 अप्रैल 2025 को एक ऑर्डर दिया $1000 का, तो $1000 के ऊपर एग्रीमेंट हो गया। अब 11 अप्रैल 2025 को जो डॉलर टू रूपी इक्वेशन है वो इस तरीके से है कि $1 के बदले आपको 88 रुपीज मिलता है। तो आइडियली टीसीएस को 88,000 रुपीज मिलने चाहिए थे। बट जब टीसीएस ने ऑर्डर को डिलीवर किया एक साल बाद, जो उनका एक साल का सपोज ऑर्डर था, एक साल बाद उनको डिलीवर करना था और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनको पेमेंट मिलना था। तो एक साल बाद 11 अप्रैल 2026 को जब उन्होंने ऑर्डर डिलीवर किया और अमेजोन ने अपने अकाउंट से टीसीएस के अकाउंट में $1000 क्रेडिट करे, तो उस टाइम रूपी टू डॉलर इक्वेशन था 1:97 या 98 मान लेते हैं कि $1 के बदले आपको 97-98 रुपीज मिल रहा है। तो जो आइडियली उनको 88,000 मिलना चाहिए था वो 98,000 रुपीज मिला। टीसीएस को बैठे बैठे इंडिया की करेंसी वीक होने की वजह से 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें टीसीएस ने तो अपनी कोई महानता दिखाई नहीं, तो हम इस वाले प्रॉफिट को हटा देते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई आपने पहले पूरे के पूरे क्वार्टर में Q4 FY24 में $2,000 के आसपास का काम किया था या $2,000 के आसपास का रेवेन्यू कमाया था। इस बार आपने $2,200 का रेवेन्यू कमाया, दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 10%। और उसके ऊपर आपने जो करेंसी फ्लक्चुएशंस थे, जो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करी, उसकी वजह से $100 और कमा लिए, तो उसमें आपको 5% हो गया। तो टोटल अगर हम इंडियन टर्म्स में देखने जाएं तो 15% के आसपास का ग्रोथ आया। बट आइडियली हमें उसको 10% ही कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये होता है फंडा कांस्टेंट करेंसी का। तो अगर आप कांस्टेंट करेंसी में ले जाओ तो सिर्फ 2.5% के आसपास का ग्रोथ कर रही है ये कंपनी, मतलब बिलो इन्फ्लेशन। आज के दिन इन्फ्लेशन 4%, 4.5% के आसपास चल रहा है, जिसमें ये कंपनी सिर्फ 2.5% के आसपास का ग्रोथ लेके आ पा रही है, जो बहुत ही बुरा नंबर है, बहुत ही बुरा नंबर है। और अगर आप इसको फुल ईयर में भी देखने जाओ कि भाई पूरा FY24 वर्सेस पूरा FY25, तो भी कोई खास फर्क है नहीं। वो ये 4-4.5% के आसपास का ग्रोथ ये कंपनी लगातार कर रहा है। उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में जितनी भी आईटी कंपनी है, कोई बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगला चैट जीपीटी, अगला डीप सीक, अगला परप्लेक्सिटी बनाने निकले हुए हैं कि ये कोई एक बहुत तगड़ा ही कोड लिख देंगे, तगड़ा ही प्रोजेक्ट बना देंगे और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देंगे और मार्केट लीडर बन जाएंगे। ये लोग सिर्फ बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं कि भाई अमेजोन ने इनको अपना डेटाबेस मैनेज करने के लिए दे दिया, इन्होंने पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेज किया और वापस अमेजोन को पकड़ा दिया। तो ये कोई बहुत क्रिएटिव काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से इनको कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाए। तो इनका ग्रोथ इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन इनकी वर्कफोर्स कि अगर आज ये लोग 100 आदमी को काम पे लगाएंगे तो इनको एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिलेगा। 100 प्लस 10 आदमी को लगाएंगे तो वो x प्लस 10 के आसपास का रेवेन्यू मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा लोगों को आप एम्प्लॉय करोगे उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू होगा। या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई अगर हम देखने जाएं कंपनी को, अगर आगे फ्यूचर रेवेन्यू की जितनी ज्यादा विजिबिलिटी है, कंपनी को लग रहा है कि आगे चल के मेरे को बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे, मेरे पास बहुत सारा बिजनेस आने वाला है, तो मैं अपनी एम्प्लॉय काउंट को बढ़ा लेती हूँ। वहीं अगर कंपनी को लगता है कि यार बाजार में बहुत ज्यादा मंदी है, बाजार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं अपने एम्प्लॉय काउंट को घटा लेती हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो हमारा रॉ मटेरियल है दैट इज लेबर, दैट इज जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बैठ के सिर्फ कॉस्ट आर्बिट्राज करने का काम कर रहे हैं कि भाई यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करने का $1,500-2,000 लगता है, हिंदुस्तान में वही काम $200 में हो जाता है। तो ये जो बीच का $1,500-1,800 के आसपास है, ये टीसीएस कमाने की कोशिश कर रही है, इसमें कुछ परसेंटेज या कुछ पार्ट टीसीएस कमाने को कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाएं तो सिर्फ 650, 625, 625, बल्कि 625 एम्प्लॉय ही कंपनी ने अपने वर्कफोर्स में ऐड करे। तो मतलब कोई ये नंबर भी कोई खास नहीं था। उसके बाद आपने आगे चलते हुए क्या किया, आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान था, जो आप कह रहे थे कि हम कोई मैसिव स्केल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको भी आपने 50% से डिक्रीज कर दिया। कि पहले ये लोग कह रहे थे कि अगर हम ₹100 लगाएंगे, तो अब ये लोग कह रहे हैं नहीं यार ₹100 नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ₹50 लगाएंगे। तो आप ना वर्कफोर्स में बहुत तगड़ा एडिशन कर रहे हो, ना आप मतलब अपना रॉ मटेरियल भी नहीं बढ़ा रहे, जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे इन्वेस्टमेंट को भी आपने डिक्रीज कर दिया। मतलब आप पूरे के पूरे इंडिकेशंस दे रहे हो कि भाई आगे की स्थिति हमें अच्छी लग नहीं रही, और ये जो 2.5% के आसपास का कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ है, ये शायद आगे ये भी ना आ पाए, इससे भी बुरी स्थिति पहुंचा। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। अब ये चीज हमें और क्लियर हो जाएगी जब इनका हम जोग्राफिकल स्प्रेड देखेंगे। अगर हम देखने जाएं, कंपनी का 48% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, दैट इज आपका अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, इस वाले रीजन में से। और इसमें भी यूएसए से इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है।
तो जब आप 50% ऑफ सेल यूएस में कर रहे हो और यूएस में आपके 25-26% के आसपास के टायर लग जाएंगे, तो आपकी सेल तो इम्पैक्ट होगी होगी, आपको प्रॉब्लम होगी होगी। इसीलिए कंपनी ने ये सारे काम किए, इसीलिए कंपनी ने हायरिंग कम करी, इसीलिए कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट भी रोक दिया। ये सारी की सारी प्रॉब्लम ये यूएस टैरिफ की है। अब एक और चीज देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये 90 दिन का पॉज मिल गया तो टीसीएस कोई बहुत जबरदस्त हायरिंग कर लेगा। जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हमने सिर्फ प्रॉब्लम को डेफर किया। अब अगर ऐसा कोई कंपनी है जो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, यूएस में उसका बहुत सारा सेल होता है और वो अपनी कैपेसिटी की 80-90% यूटिलाइजेशन पे है, तो अब आइडियली उसको एक नया प्लांट बिठाना चाहिए। बट उसी बीच खबर आ गई कि भाई यूएस तो इंडिया पे टैरिफ लगा देगा और इंडियन जो कंपनीज है वो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाएगी यूएस में। तो क्या वो कंपनी नया प्लांट लगाने के बारे में सोचेगी? क्या वो कंपनी नया प्लांट में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगी? नहीं सोचेगी। वो कहेगी कि यार 90 दिन अभी 80-90% कैपेसिटी पे चला लेते हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इतना बड़ा खर्चा नहीं करते, क्योंकि हम सारे का सारे डिपेंडेंट तो यूएस पे है। यूएस ने कोई पागलपंती का टैरिफ लगा दिया, हमारी बैंड बच जाएगी। ना तो हमारी ये जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है इस पे हम इसके ऊपर हम ढंग से पैसा बना पाएंगे, उसके ऊपर से हम नई कैपेसिटी के लिए और पैसा फूक देंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसलिए अभी एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचते, 80-90 दिन का पॉज ले लेते हैं, उसके बाद जब हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी तब जाके हम एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो इसीलिए यही चीज हमें टीसीएस में भी देखने को मिला कि भाई 48% के आसपास का रेवेन्यू अमेरिका से आ गया। उसके बाद हमारा जो लैटिन अमेरिका है 1.8% के आसपास का कंट्रीब्यूशन किया। उसमें भी जो बाकी हमारे यूरोप यूरोप को अगर हम देखें तो 31% के आसपास का कंट्रीब्यूशन। इंडिया हो गया, इपैक रीजन हो गया, ये 8-8% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और अफ्रीका या मिडिल ईस्ट से हमें 3% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम डोमेन स्पेसिफिक जाने की कोशिश करें कि भाई किस तरीके का ये लोग काम कर रहा है, तो 31% तो है इनका बीएफएस है, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। अब ये तो बहुत क्लियर सी चीज है कि भाई जो यूएस का बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैठ के टीसीएस या इंडियन आईटी कंपनीज ही डिजाइन कर रही है। वहां पर जो बैंकिंग में बैकएंड सिस्टम्स हैं वो इंडियन आईटी कंपनी डिजाइन कर रही है। तो ये चीज हमें पता ही है। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, इन कंपनी को डायरेक्ट इंपैक्ट होगा यूएस में जो टैरिफ्स लगेंगे। यहाँ पर इनको फायरिंग करनी पड़ेगी, इनको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। ये सेम प्रॉफिटेबिलिटी में देखो, एंड ऑफ द डे जो यूएस में क्लाइंट बैठा है ना, अगर सपोज जेपी मॉर्गन का इनका एक क्लाइंट है, तो जेपी मॉर्गन विल नॉट बी विलिंग टू पे 26% प्रीमियम। वो ट्रंप ने लगा दिया 26% टैरिफ, डील तो टीसीएस को ही करना पड़ेगा, डील तो इंडियन आईटी कंपनी को करना पड़ेगा। वो जेपी मॉर्गन 26% पैसा अपनी जेब से नहीं देगा। यहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो एंड ऑफ द डे इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, ये एम्प्लॉय का वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा कि भाई जो बंदे को पहले आप 2-3 प्रोजेक्ट देते थे, अब उसको आपको 5-6 प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कट करना पड़ेगा कि भाई पहले आपके पास 6.5 लाख एम्प्लॉय थे, अब आपको वही काम 6 लाख एम्प्लॉय में करना पड़ेगा। क्योंकि आपका खर्चा क्या है, आपका खर्चा कोई ऑफिस का तो खर्चा थोड़ी है कि आज टीसीएस को कोई रेंट देने में या टीसीएस को कोई जमीन खरीद के ऑफिस बनाने का खर्चा थोड़ी है। टीसीएस का एक ही खर्चा है, दैट इज इट्स एम्प्लॉय कॉस्ट। उसको एम्प्लॉय की तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है, वही उसका मेन खर्चा है। और वो उसको कट करना पड़ेगा अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, वो आउट ऑफ मार्केट ना हो जाने के लिए। चलिए जी, ये चीज भी हमने समझ ली। आपका 31% आ गया बीएफएसआई से, 15% आ गया हमारा कंज्यूमर बिजनेस से, 10% आ गया हमारा लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर वाले बिजनेस में। ठीक है, अगर हम टोटल देखने जाएं तो ये कंपनी बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट होने वाला है अगर यूएस में टैरिफ इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। तो वैसे ही इन कंपनियों में ग्रोथ नहीं आ रहा। अगर आप कोई भी हमारी बड़ी आईटी कंपनी देख लो, आप एचसीएल देख लो, आप इंफोसिस देख लो, आप टीसीएस देख लो, आप एलटीआईएम देख लो, एलटीआईएम का फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आता है ना। इन सारी की सारी कंपनी की हालत खराब है। ये वही 3-4-5% से ज्यादा का तो कोई ग्रोथ लेके आता ही नहीं। उस बीच में यूएस टैरिफ वाली सिचुएशन और आ गई, इस वजह से इनकी बिल्कुल ही बैंड बजने वाली है। तो मतलब आप सिंपल सा सवाल है कि आज के दिन निफ्टी 50 का हम ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरेज ग्रोथ माने तो 12-13% का ग्रोथ है। 13% का निफ्टी में ग्रोथ है, टीसीएस में ग्रोथ है सिर्फ 2.5% का, 2.5% का। चलो हम इंडियन रुपीज में भी ले लें तो 5% का। तो आप निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे ही बढ़िया काम करोगे। मतलब आप लोगों के पोर्टफोलियो का रिटर्न सिर्फ नीचे की तरफ ही लेके जा रहे हो, आप कोई बहुत बढ़िया काम कर नहीं रहे। उसके बाद आपके इतने महंगे वैल्यूएशन हो गए हैं कि आप उस वैल्यूएशन को भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, आपको वहां पर भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है।
तो बिजनेस आइडियली देखने जाए बहुत बढ़िया है कि भाई यहाँ पर सस्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल पा रहा है, आपने सस्ते सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काम पे लगाया और आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसको भेज दिया यूएस सस्ते दाम में, और आपने बीच में कमीशन बना लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, आपका इंटीग्रेशन ऑफ एआई आ रहा है, जो लेबर फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट ही कम हो रही है। जो पहले एक कंपनी में 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए थे, आज शायद 7 ही चाहिए। उसके बाद आपको ये टैरिफ वॉर झेलना पड़ रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है ये इंडियन आईटी स्पेस, और इसकी वजह से कुछ ग्रोथ दिखा नहीं पा रहा। चलिए जी, ये चीज हमने समझ ली। इसके बाद आ जाते हैं हमारी हम दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी हमारी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में से, कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। और अगर हम इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो इनका मार्केट कैप कुछ बहुत बड़ा नहीं है, 16,300 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। अब ये कंपनी ग्रोथ बहुत जबरदस्त दिखाया करता था। अब दिखाया करता क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ आ गया, जो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम देखने जाएं, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 32% के आसपास से बढ़ा, और यहाँ पर पैट बढ़ा हुआ 125%, मतलब ईपीएस तो आपका डबल ही हो गया। अगर हम देखने जाएं, ये कंपनी 50% 60% के आसपास का टॉप लाइन में ग्रोथ लेके आया करता था। इस कंपनी का टारगेट है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में ये $1 बिलियन डॉलर के आसपास का ये लोग अपना रेवेन्यू कर लेंगे, मतलब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू कर लेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। यहाँ पर आपको 50-60% की ग्रोथ का आप दावा कर रहे हो, और आप सिर्फ 32% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हो, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको आपको फटकी पड़ी है, आपका जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो नीचे आया है। तो जो आप एक्सपोनेंशियल पी कमांड कर पा रहे थे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 150 160 के पी पे चल रहे थे, अब आप उस पी पे नहीं चल सकते, आपको डी रेटिंग मिलेगी मिलेगी। क्योंकि देखो, अगर आपका पी बहुत ज्यादा है ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अगर आप जरा से ही अपने ग्रोथ में फिसले तो आपका पी भी बहुत तेजी से नीचे आएगा, आपको मार्केट बहुत जल्दी डिवैल्यू करेगा। इस चीज के बारे में भी मैं ख्याल रखने की जरूरत है। अगर हम इसको फुल ईयर बेसिस पे देखें तो फुल ईयर बेसिस पे फिर भी हमें थोड़ा बहुत ग्रोथ ठीक देखने को मिलता है कि भाई 56% के आसपास का रेवेन्यू में ग्रोथ आया, और 357% के आसपास का प्रॉफिट में ग्रोथ आया। अब ये जो इतना जबरदस्त हम ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है ना, इसका रीजन ये है कि ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट करता जा रहा था। अब इस कंपनी का थोड़ा सा पहले प्रोडक्ट समझ लेते हैं। ये कंपनी बनाती है ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर्स। तो जैसे अगर हम देखने चाहें, एक स्टील फैक्ट्री है, तो स्टील फैक्ट्री में बहुत बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, तो ये वो ट्रांसफार्मर बनाने का काम करता है। तो एक बहुत नीश सेगमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको गली में चलते हुए 4 दुकानें ट्रांसफार्मर की देखने को मिल जाएगी और ये कंपनी भी वही काम कर रही है। ये बहुत लार्ज स्केल पे बहुत नीश सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, तो इनके पास एक थोड़ा सा यूएसपी तो जरूर है। उसके बाद ये लोग कंपीट कर रहे हैं दुनिया भर की कंपनी से। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट करती है, इंडिया में ही अपना सामान बेचती है। इन लोगों का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, बल्कि बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंस है एक्सपोर्ट पे। अगर हम देखने जाए, ये कंपनी यूएस में एक्सपोर्ट करती है, यूरोप में एक्सपोर्ट करती है, स्पेसिफिकली यूके में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, इंडिया में भी इनका काफी सारा कंट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यू का। तो इन लोगों को तो दोहरी मार पड़ रही है। पहली मार क्या पड़ रही है, एक तो जो ओवरऑल डिमांड है वो थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद यूएस टैरिफ्स आ गए, उसकी वजह से इनको फटकी पड़ी। तो इनके लिए तो स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब है, और इसीलिए हमें यहाँ पर रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिला। बट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सही पेस पे बढ़ रही है, कि आपका प्रॉफिट बहुत सही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं थे। तो अगर जैसे इनका एक कंपोनेंट है एल्यूमिनियम टैंक, तो अगर आपको ट्रांसफार्मर बनाना है तो आपको एल्यूमिनियम टैंक की जरूरत होती है। तो ये एल्यूमिनियम टैंक सोर्स करने के लिए पहले दूसरी कंपनी के पास जाया करते थे, बट अब ये सारा का सारा काम ये लोग इन हाउस कर रहे हैं। तो आज के दिन ये लोग फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। मतलब जो रॉ मटेरियल है, कि भाई सपोज एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीजें अगर आप ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर को उनकी फैक्ट्री में जाके दे दो, तो ये एंड ट्रांसफार्मर बना के आपको दे देंगे। तो इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से इनका मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने को मिला। उसके बाद ये इकलौता ऐसा कंपनी था, ये या वन ऑफ द फ्यू ऐसा कंपनी था जिनके पास थोड़ी सी कैपेसिटी बची हुई थी। जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स थे, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा था कि जो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इस नीश सेगमेंट में बनाने वाली कंपनियां थी, वो ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी पे थी। वो 120% 130% के आसपास चल रही थी। ये इकलौता ऐसा कंपनी था जिसके पास थोड़ी बहुत एक्सपांडेड कैपेसिटी पड़ी हुई थी, और ये लोग जल्दी ऑर्डर डिलीवर कर पा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज कर पा रहे थे। कि भाई ये बाहर वाली कंपनी को बोलते थे कि भाई अगर आप
इस XYZ कंपनी के पास जाओगे, आप अपना ट्रांसफार्मर बनवाने, तो वो आपको 1 साल 2 साल का वेटिंग टाइम देंगे। 2 साल बाद आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा और आपकी स्टील बनाने की जो फैक्ट्री है या स्टील प्रोसेस करने की जो फैक्ट्री है वो 2 साल तक हॉल्ट पे रह जाएगी। बट वही काम हम आपको 4 महीने में करके दे देंगे और इसके लिए हम 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेंगे। और वो कंपनियां देने को भी तैयार हो जाती थी कि भाई 2 साल फैक्ट्री बंद पड़े रहने की बजाय या फैक्ट्री को एक्सपांड ना कर पाने की बजाय आज आप 20% प्रीमियम दे दो, अपना ट्रांसफार्मर लगाओ, फैक्ट्री चलाओ, जिससे कम से कम रोलिंग तो चालू रहे, हम पैसा बना तो पाए। आज इसके लिए हमने 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दिया, कोई बात नहीं, बट उसको हम रिकवर तो कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, बट वो फायदा भी अभी जाते हुए देखने को मिल रहा है, उसका भी कुछ बहुत ज्यादा कहानी बन नहीं पाई है। अगर हम देखने जाएं, आप देखोगे इनके रिटर्न रेशियोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका आरओई ऊपर गया है, इनका आरओसी ऊपर गया है, आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है। बट प्रॉब्लम वही है कि जो कंपनी पहले 50-60% का ग्रोथ कर रहा था, आज उसका ग्रोथ घट के 30% आ गया, वहां पर 50% रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ मिल गया। उसके बाद उसका डिपेंडेंस ऑन फॉरेन मार्केट भी बहुत ज्यादा है, उसका डिपेंडेंस ऑन यूएस भी बहुत ज्यादा है। तो अगर 90 दिन बाद ये जो टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो ये फिर अपना $1 बिलियन का 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट है, जो FY27 या 28 आज से 3 साल बाद, मतलब FY28 में ये लोग कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे? वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, इसलिए इनकी जो लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, इसीलिए इस कंपनी का पी डी रेटिंग भी हो रहा है। चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद भी कंपनी ने कुछ अच्छी चीजें करी हैं। कंपनी ने अपने प्लांट में एक्सपेंशन किया है, कुछ 550 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन इनका फर्दर प्लान भी है, जिससे इनको और एक एक्सपैंडेड कैपेसिटी मिलेगी, जिससे ये अपनी जो प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन है उसको और कम कर लेंगे। मतलब अगर इनके 100 ट्रांसफर बनाने की आज कैपेसिटी है, ये आज 90 पे चल रहे हैं, तो उस कैपेसिटी आने के बाद ये लोग उसको कम कर लेंगे, 70-80 के आसपास ले आएंगे। तो मतलब इनका जो डिपेंडेंस है वो और थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब बेसिकली कैपेसिटी एक्सपैंड हो जाएगी, इतना हम समझते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। उसके बीच में इन्होंने ऊंचे दाम पर QIP भी किया। QIP का क्या मतलब होता है कि शेयर होल्डर से पैसा उठाया, अपनी कंपनी का शेयर बेचा और कोई इंस्टीट्यूशन को बेचा और कंपनी में नया फंड लेके आया। अब इन्होंने 500 करोड़ का QIP किया, 550 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब ये जो नया इन्वेस्टमेंट था ये फुल्ली फ्यूल्ड था बाय दिस QIP। तो ठीक है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, बट मेन प्रॉब्लम वही है कि हमें Q4 में ही रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिल गया है, और उसके बाद अगर हम बात करें आगे आने वाला समय, तो थोड़ा सा और हमें धुंधला दिख रहा है, हमें आगे आने वाले समय में तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम ऑर्डर बुक के बारे में बात करें, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अभी ठीक चल रही है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको अभी 5,132 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है, जिसमें से इनको 4,500 4,500 करोड़ रुपीस का ऑर्डर इसी क्वार्टर में मिला है। तो ऑर्डर बुक पर्सपेक्टिव से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बात यह है कि ये ऑर्डर बुक बहुत लंबी समय तक टिकती नहीं है। अगर यूएस ने टैरिफ इंप्लीमेंट कर दिए और जो कंपनी ऑर्डर इनको दे रही थी उनके लिए आउट ऑफ कंपटीशन हो गया कि भाई इनसे बेहतर प्राइस पे या इनसे बेहतर डील उनको किसी और कंपनी से मिल गई, तो ये ऑर्डर कैंसिल होने में बहुत ज्यादा देर लगेगी नहीं, वो उठा के इस ऑर्डर को कर देंगी कैंसिल। और ये जो आप ऑर्डर बुक देके कंपनी खरीद रहे थे कि भाई इसका 5,000 करोड़ या 7,000 करोड़ का रेवेन्यू तो पक्का ही है, वो गायब हो जाएगा। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए, दो कंपनी के बारे में बात कर ली, थोड़ा सा हमने बात कर लिया किस तरीके से हमें कंपनियों को देखना चाहिए। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।